नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो करंट अफेयर्स के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जहाँ से आपकी क्लास ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था अंगोला। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और यहाँ के भारतीय राजदूत हैं विधु पी नायर। उसके बाद में है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है प्रागवे और यहाँ के भारतीय राजदूत हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। मनीष प्रभात यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में ग्रेनेडा डोमिनिका। ग्रेनेडा डोमिनिका यहाँ की राजधानी है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज। प्रदीप राजपुरोहित यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट देश है, नेक्स्ट कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी। हेमंत एच कोटलवार यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। स्मिता पंत यहाँ की भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में आपका बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी है गितेगा और बुजुम्बुरा। गितेगा और बुजुम्बुरा। उपेंद्र सिंह रावत यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। दिनकर अस्थाना यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। दिनकर अस्थाना यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो। रॉबर्ट सेटकिंग टांग। रॉबर्ट सेटकिंग टांग यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। सौरभ कुमार यहाँ के भारतीय राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं। भारतीय उच्चायुक्त हैं या भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स। एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। डॉक्टर अमित एस तेलंग। डॉक्टर अमित एस तेलंग यहाँ के भारतीय राजदूत है। उसके बाद में इथोपिया। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अनिल कुमार राय। अनिल कुमार राय यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में आपका है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे। राजेश उइके यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। अगला पॉइंट है इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। वानी सर्राजू राव। वानी सर्राजू राव यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। अगला देश है लेसेथो साम्राज्य। लेसेथो साम्राज्य की राजधानी है मासेरू। मासेरू। लेसेथो साम्राज्य की राजधानी क्या है? मासेरू। प्रभात कुमार यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। प्रभात कुमार क्या है? ये भारतीय राजदूत हैं। कहाँ के? लेसेथो साम्राज्य के, यानी जिसकी राजधानी कहाँ है? मासेरू। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? सैन जोस। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? सैन जोस। भारतीय राजदूत कौन है यहाँ के? तो सुमित सेठ यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद में आपका है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार। अतुल मल्हारी गोत सुरबे। अतुल मल्हारी गोत सुरबे यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। संतोष झा यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। गोपाल बागले यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन याद कर लेना, सही से पढ़ लेना। राजधानियों से और मुद्रा से
कम से कम 2 क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, कम से कम 2 क्वेश्चन। उसके बाद में कांगो की राजधानी है किसानसा। कांगो की राजधानी क्या है? किसानसा। मदन लाल रैगर यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुआना। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। डॉक्टर अमित एस तेलंग यहाँ के भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट हो उसके बाद भाइयों, उसके बाद दोस्तों आगे है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी कौन सी कंपनी है और सीईओ कौन है, ठीक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। टिम कुक है एप्पल कंपनी के सीईओ। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नडेला। उसके बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका सीईओ कौन है? तो ये आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स के सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के हैं और टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखरन। उसके बाद में दोस्तों हैं मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? माइकल माईबैक हैं इसके सीईओ। उसके बाद में संसद टीवी का सीईओ कौन है? तो रंजीत पुन्हानी है संसद टीवी के सीईओ। उसके बाद में टीसीएस का सीईओ कौन है? तो के कीर्तिवासन इसके सीईओ हैं टीसीएस का सीईओ कौन है? के कीर्तिवासन। उसके बाद में इन्फोसिस का सीईओ कौन है? तो सलील पारेख जी इन्फोसिस के सीईओ हैं। उसके बाद में अल्फ़ाबेट INC यानी गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई कौन है? तो गूगल के सीईओ हैं। उसके बाद में है अमेजन का सीईओ कौन है? तो एंडी जैसी कौन है? तो ये अमेजन के सीईओ हैं। उसके बाद में आपका फ्लिपकार्ट का सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। उसके बाद में फेसबुक का सीईओ कौन है? तो ये मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद में आपका ट्विटर का सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो है ट्विटर के सीईओ, ठीक है। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिना। उसके बाद में आपका इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? तो केविन सिस्ट्रोम ये इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो बिल कैथकार्ट कौन है? तो ये व्हाट्सएप के सीईओ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटा इंडिया के सीईओ कौन है? संध्या देवनाथन मेटा इंडिया के सीईओ हैं। उसके बाद में आपका यूट्यूब का सीईओ कौन है? तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। उसके बाद में आपका आ गया ओपन एआई का सीईओ कौन है? तो ये है सैम आल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। उसके बाद में हम देखेंगे भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मनाया गया। उसका मुख्य पॉइंट देखेंगे। मुख्य अतिथि कौन था? तो इमैनुअल मैक्रान फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इमैनुअल मैक्रान कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे प्रथम श्रेणी किसकी थी? सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो ये पहला स्थान मिला था ओडिशा राज्य को। विकसित किस विषय पर? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए पहला स्थान किसको मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी में? तो ओडिशा राज्य को मिला था। किस विषय पर मिला था? तो
तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए मिला था। उसके बाद में मंत्रालय, मंत्रालय या विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? तो संस्कृत मंत्रालय को मिला था। विषय क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र की जननी। उसके बाद में दोस्तों पढ़ेंगे 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। 2023 और 24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। पहला पुरस्कार है एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023, ये मिला था पलाऊ गणराज्य से, पलाऊ गणराज्य से। उसके बाद में है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में मिला था। ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, ये कहाँ से मिला था? तो ये फिजी देश से मिला था। ठीक है। उसके बाद में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ से मिला था? तो पापुआ न्यूगिनी देश ने दिया था, पापुआ न्यूगिनी ने दिया था। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, तो ये मिस्र देश ने दिया था। उसके बाद में ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर 2023, ये सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 का पुरस्कार कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यहाँ लीजन था और यहाँ ऑर्डर है। ठीक है, लीजन यानी फ्रांस से और ऑर्डर जहाँ है वहाँ ग्रीस से, बस यही अंतर है दोनों में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस से मिला। लीजन याद कर लो फ्रांस से, और ऑर्डर की बात जब आ जाए तो ये ग्रीस से मिला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो, ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो 2024, ये भूटान सरकार ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया। उसके बाद में डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, विभिन्न डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में आक्स डिक्शनरी द्वारा चुना गया था वैक्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया, तो ये वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2021 का। उसके बाद में आक्स 2022 में चुना गया गोबलिन मोड। 2023 में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी द्वारा क्या चुना गया? तो रिज। ठीक है, उसके बाद में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा क्या चुना गया 2021 में? वैक्सीन। क्या चुना गया? वैक्सीन। उसके बाद में 2022 में कौन सा शब्द चुना गया? गैस लाइटिंग। उसके बाद में 2023 में मरियम वेबस्टर द्वारा कौन सा शब्द चुना गया? ऑथेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा कौन सा शब्द चुना गया 2021 में? NFT। 2022 में होमर। 2023 में हेलुसिनेट। उसके बाद में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2021 में कौन सा शब्द चुना गया? तो ये प्रीसेब्रेंस। उसके बाद में 2022 में पर क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद 2023 में AI शब्द चुना गया कोलिंस डिक्शनरी द्वारा। उसके बाद डिक्शनरी.com डिक्शनरी द्वारा 2021 में एलाइशिप शब्द चुना गया 2021 का। 2022 में वुमेन और 2023 में हेलुसिनेट। ठीक है, आगे है आपका
इसरो का वर्ष 2022 से लेकर 2024 के प्रमुख अभियान मिशन के बारे में देखते हैं। इसरो का वर्ष यानी 2022 से लेकर और 24 के बीच में इसका प्रमुख मिशन क्या क्या था। तो मिशन या उपग्रह, प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान या रॉकेट। ठीक है, तो इनसैट 3DS मिशन इनसैट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपण हुआ। ठीक है, GSLV F14 की नाम था इसका प्रक्षेपण यान का। ठीक है, एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया और ये PSLV C58 के नाम से ये प्रक्षेपण यान गया। इसका नाम था PSLV C58। उसके बाद गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को प्रक्षेपण किया गया और इसका नाम था प्रक्षेपण यान का TBD1। उसके बाद में आदित्य L1 ये उपग्रह गया आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के नाम से इसका नाम था PSLV C57। उसके बाद में आपका DSR मिशन 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया और ये PSLV C56 के नाम से गया। इसका नाम था वायुयान का प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C56। उसके बाद में चंद्रयान 3 गया 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित हुआ और ये LBM-3M4 प्रक्षेपण यान ये प्रक्षेपित किया गया था इस दिन। उसके बाद में NBS-01 ये 29 मई 2023 को प्रक्षेपित किया गया और प्रक्षेपण यान का नाम क्या था GSLV F12। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टेलियोस 2 22 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया गया और PSLV C55 प्रक्षेपण यान का क्या नाम था PSLV C55। उसके बाद में आपका है वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को प्रक्षेपित किया गया LBM-3 प्रक्षेपण यान का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट आपका EOS 7 10 फरवरी 2023 को प्रक्षेपित किया गया SSLV D2 प्रक्षेपण यान का नाम था। उसके बाद में EOS 6 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया और PSLV C54 ये प्रक्षेपण यान का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है वन वेव इंडिया 1 23 अक्टूबर 2022 को LBM-3M2 के नाम से ये प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद में इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसरो का आगामी मिशन क्या है उसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिशन तिथि, प्रमुख बिंदु और उद्देश्य क्या है। गगनयान 1 या 2 गगनयान 1 और 2 2024 में जाएगा। ठीक है, 2024 में ये प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में शुक्रयान 1 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही जाएगा। उसके बाद में आपको मंगलयान 2 2024 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन रहेगा ये। उसके बाद में साथियों निसार 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन रहेगा। ये पृथ्वी की निगरानी करेगा। ये नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन रहेगा।
उसके बाद में आप देखते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या है इसके बारे में देखेंगे हम। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों यानी 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कहाँ कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। ठीक है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यकाल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। उसके बाद में देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में। ठीक है। जारी कौन करता है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान। और ये कब जारी किया 29 जुलाई 2023 को। कब जारी किया 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है तो ये 3682 है। कितनी है 3682 है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाएगा कि भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है वर्तमान टाइम में। ठीक है। तो कितनी है 3682 है 29 जुलाई 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद में आपका इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। यानी जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें 3167 बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व का 75% बाघ केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। यानी 2018 में 3167 थी और 2022 में 3682 हो गई है। ठीक है। यानी टोटल वृद्धि परसेंटेज में देखा जाए तो 24.1% वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है साथियों। उसके बाद में आपका है जिम कॉर्बेट रिजर्व। यानी जिम कॉर्बेट रिजर्व ये कहाँ है उत्तराखंड में है। कहाँ है जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ है तो उत्तराखंड में है। में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 यानी जिम कॉर्बेट रिजर्व में 260 बाघ उपलब्ध हैं। ठीक है। उसके बाद में बिहार बाघों की संख्या में 31 2022 में 54 हो गई है। 2018 में बिहार बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में 54 हो गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। आगे है भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत में 2023 और 24 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। नाम और प्रभावित क्षेत्र और नामकरण किसने दिया इसके बारे में देखते हैं। फ्रेडी ये कहाँ आया तो ये आया मोजाम्बिक और मेडागास्कर में। कहाँ आया मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये क्षेत्र प्रभावित हुआ और इसका नामकरण किसने दिया यमन ने। नेक्स्ट पॉइंट है मोचा म्यांमार और बांग्लादेश में आया तो इसका नामकरण किसने किया यमन देश ने किया। ठीक है। इल्सा आया ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर था। इल्सा कहाँ था इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट। ठीक है। उसके बाद में बिपरजॉय ये महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान, भारत का महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान था। इसका नाम किसने दिया था तो ये बांग्लादेश ने दिया था। बांग्लादेश ने क्या नाम दिया था बिपरजॉय।
उसके बाद में साओला, साओला, साओला ये कहाँ आया था? ये दक्षिणी चीन में आया था, दक्षिणी चीन में आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो वियतनाम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वियतनाम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तेज। तेज, तेज से कौन सा एरिया प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण पश्चिम अरब सागर, दक्षिण पश्चिम अरब सागर। और इसका नामकरण किसने किया था? भारत ने, भारत ने किया था। उसके बाद में हामुन, हामुन का नामकरण किसने किया था? ईरान। और ये आया कहाँ था? बांग्लादेश, पश्चिम और बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो ईरान देश ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मिथिली। मिथिली, मिथिली ये बांग्लादेश तट पर आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव देश ने। किसने किया था? मालदीव देश ने। जैस्पर, जैस्पर ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था। ठीक है। डेनियल ये लीबिया देश में आया हुआ था। माईकॉन्ग, माईकॉन्ग ये आंध्र प्रदेश में आया था, भारत के आंध्र प्रदेश में। और इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार देश ने। उसके बाद अल्बारो, 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 अल्बारो ये मेडागास्कर तट पर आया हुआ था। इसका नामकरण किसने किया था? मोजाम्बिक ने, मोजाम्बिक ने। रेमेल, रेमेल ये कहाँ आया था? तो ये पश्चिम बंगाल में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान देश ने किया था। ठीक है साथियों, अब देखते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर के बारे में और भारत के 3 सुपर कंप्यूटर के बारे में। विश्व के 3 शीर्ष सुपर कंप्यूटर और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व का देखते हैं। पहला है फ्रंटियर, कहाँ का है? अमेरिका का है। फ्रंटियर कहाँ का है? पहले नंबर पर अमेरिका का। दूसरे पर है फोगाकू, फोगाकू, फोगाकू कहाँ का है? तो ये आपके जापान का है। कहाँ है? जापान का है। दूसरे नंबर पर जो कंप्यूटर है तो ये जापान का है। उसका है तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो ये है लूमी, फिनलैंड का, लूमी फिनलैंड का। ये तो रहे 3 सुपर कंप्यूटर विश्व के 3। उसके बाद भारत के 3 सुपर कंप्यूटर एरावत, ये सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया है, सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद परम सिद्ध, परम सिद्ध सीडैक पुणे द्वारा ये भी विकसित किया गया है दूसरे नंबर पर। उसके बाद में प्रत्यूष, प्रत्यूष ये IITM पुणे द्वारा ये भी विकसित किया गया है। ये IITM पुणे द्वारा और ये सीडैक, दोनों ये दोनों सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, कहीं भी को किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा जा सकता है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद में आगे है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, PCS, RO और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा जा सकता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में तीनों परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 23 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी 17वीं जारी किया। पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? तो ये भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, 13 जनवरी 2022 को 2022 में थे ये। ठीक है, 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थित रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की, 17वें नंबर की रिपोर्ट जारी करी है इन्होंने। परीक्षा उपयोगी पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन जाएगा इसमें? देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? तो ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी 24.62%। कितना? 24.62% है टोटल। उसके बाद देश में कुल वनावरण कितना है? तो यह है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर यानी 21.71%। उसके बाद देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो ये 95,748 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर यानी टोटल 2.91% है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल वृद्धि कितनी हुई?
वन और वृक्षावरण में, तो ये वही 2261 वर्ग किलोमीटर, 2261 वर्ग किलोमीटर टोटल वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, तो 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई 2019 की तुलना में 0.22% है। 2019 की तुलना में 0.22% है। उसके बाद में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई, तो ये हुई 721 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितनी हुई वृक्षावरण में वृद्धि, 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% हुई। उसके बाद में आपका देश में कुल मैंग्रोव वन, देश में कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर, यानी वृद्धि कितनी हुई 17 किलोमीटर स्क्वायर, वृद्धि कितनी हुई 17 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार 12.34%। उसके बाद में साथियों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर, 77,493 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर, 66,688 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर के साथ। उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो ये हरियाणा 1603 किलोमीटर स्क्वायर, 1603 वर्ग किलोमीटर। पंजाब है दूसरे नंबर पर 1847 किलोमीटर स्क्वायर है, सबसे कम है 1603 हरियाणा, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में गोवा, गोवा है 2244 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी पहले सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा राज्य में है, फिर पंजाब राज्य में है, उसके बाद में गोवा में है सबसे कम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश है 647 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा कितना है 537 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन कौन सा है, तो यह है मिजोरम 84, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, मिजोरम 84.53%, 84.53% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे 79.33% है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर 76% मेघालय के साथ, मेघालय 76% के साथ है, सबसे ज़्यादा मिजोरम के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, उसके बाद में मेघालय के पास, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में मेघालय। वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट है देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग है। आगे देखते हैं साथियों, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, यानी फसल के बारे में देखते हैं कितना कौन कहाँ उत्पादन किया जाता है, कौन पहले नंबर पर है। ठीक है, कौन से फसल में कौन पहले नंबर पर है, देश यानी विश्व और भारत में दोनों में देखेंगे। भारत में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है यानी प्रथम है, और विश्व में कौन सा देश प्रथम है ये देखेंगे। चावल
चावल उत्पादन में चीन प्रथम नंबर पर है, और भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। गेहूं और आलू देखा जाए पूरे विश्व में तो चीन नंबर 1 पर है, और भारत के अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उत्पादन करने में। उसके बाद में मक्का का देखा जाए तो विश्व में सबसे नंबर 1 पर मक्का उत्पादन में है अमेरिका, और भारत में देखा जाए तो मक्का उत्पादन में है सबसे नंबर 1 पर कर्नाटक राज्य। आगे है दलहन और दालें भारत नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। दलहन और दाल के बारे में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। उसके बाद में भारत में के अंदर देखा जाए तो मध्य प्रदेश दाल के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद में आपका मूंगफली को देखा जाए तो ये चीन विश्व में नंबर 1 पर है, और भारत के अंदर देखा जाए तो गुजरात प्रथम श्रेणी पर है। उसके बाद में गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और भारत के अंदर यूपी में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जूट भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और कहाँ होता है भारत में, तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उगाता है तंबाकू। उसके बाद में भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है तंबाकू। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक रबर ये थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, थाईलैंड में। और भारत के अंदर देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है काफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और भारत के अंदर कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूरजमुखी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के अंदर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार पैदा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कपास चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। प्याज उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम नंबर पर है, और भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर है। पूरे भारत में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर है प्याज उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट है चाय चीन में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और भारत के अंदर असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, पूरे विश्व में दूध सबसे ज़्यादा भारत में होता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान पहले नंबर पर है दूध उत्पादन में। चीनी देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, मतलब उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा चीनी महाराष्ट्र राज्य उत्पादन करता है। मसाला भारत नंबर 1 पर उत्पादन करता है, और ये मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करता है। कुल तिलहन भारत उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, और भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में देखेंगे। प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व में देखेंगे। ठीक है, खनिज विश्व में प्रथम कौन है और भारत में प्रथम कौन है? तो कोयला विश्व में प्रथम है चीन, और भारत में प्रथम है छत्तीसगढ़। हीरा विश्व में प्रथम है रूस, और भारत के अंदर देखा जाए तो मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में प्रथम है चिली, भारत में प्रथम है मध्य प्रदेश। तांबा विश्व में प्रथम है चिली, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश। तांबा चिली सबसे ज़्यादा चिली में उत्पादन होता है इसका, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में लौ एस्क ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा अपने यहाँ भारत में। उसके बाद में चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादन किया जाता है, और भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन अमेरिका में होता है।
और भारत के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस में किया जाता है और भारत के अंदर असम में किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है और भारत के अंदर उड़ीसा में किया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। कहाँ किया जाता है मैग्नीज का उत्पादन? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। और भारत के अंदर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? कोई आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे आप? मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद सोना नहीं है, पढ़ाई करना है, ठीक है। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे विश्व में कहाँ होता है? तो ये चीन में होता है। और भारत के अंदर देखा जाए तो कर्नाटक में इसकी खदानें हैं, ठीक है। उसके बाद में अभ्रक चीन में उत्पादन होता है इसका सबसे ज़्यादा। और भारत के अंदर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में। टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में। कैडमियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? चीन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चीन में। और भारत के अंदर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैडमियम का उत्पादन होता है। उसके बाद निकेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है? इंडोनेशिया में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोमाइट विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। और भारत के अंदर देखा जाए आपका तो ये कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में होता है और भारत के अंदर कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है चीन का। फिर सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये चीन में होता है। कहाँ दोस्तों? चीन में होता है, ठीक है। और राजस्थान भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सीसा का उत्पादन किया जाता है। प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत में प्लेटिनम की खदानें कहाँ हैं? तो ये उड़ीसा में है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, जो नाम चेंज किए गए शहरों और अभियानों के, उनके बारे में देखेंगे। पुराना नाम क्या था और परिवर्तित करके नाम क्या किया गया, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जोशीमठ तहसील ये चमोली उत्तराखंड में था, तो इसका नाम क्या गया है? ज्योतिर्मठ। उसके बाद में है कोसिया कोटोली तहसील का नाम क्या किया गया है? ये नैनीताल उत्तराखंड में था, तो इसका नाम हो गया परगना श्री कैंची धाम। कोसिया कोटोली तहसील का नाम क्या किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में था, इसका नाम किया गया है परगना श्री कैंची धाम। इसका नाम किया गया श्री कैंची धाम। उसके बाद में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो ये निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है, निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद में पेटीएम ई कॉमर्स का नाम कर दिया गया है चेंज करके पे प्लेटफार्म। उसके बाद में आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या किया गया है? अयोध्या धाम का क्या कर दिया गया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम। पंजोखरा गांव का नाम चेंज करके क्या किया गया है? पंजोखरा साहिब। पंजोखरा गांव कहाँ है? तो ये हरियाणा में है और इसका नाम चेंज करके क्या किया है? पंजोखरा साहिब। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फिरोजाबाद। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, इसका नाम कर दिया गया है चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नाम का क्या कर दिया गया? चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो ये किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके बाद में साथियों पुराना संसद भवन का नाम क्या किया गया है? तो इसका संविधान सदन नाम हो गया है। पुराना संसद भवन का नाम हो गया है
संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम हुआ है अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। उसके बाद में है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसका नाम हो गया है वीर सावरकर सेतु, वीर सावरकर सेतु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम हो गया अटल सेतु, अटल सेतु। उसके बाद में उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम हो गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल मिन्हाज शहर संयुक्त अरब अमीरात, अल मिन्हाज शहर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, हिंद शहर, हिंद शहर कर दिया गया है। उसके बाद में आपका नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय नई दिल्ली का नाम चेंज करके क्या किया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम चेंज करके क्या किया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटे अनाज यानी मिलेट्स एंड सुपर फूड, मोटे अनाज यानी मिलेट्स सुपर फूड का नाम करके चेंज करके क्या किया गया है, श्री अन्न, श्री अन्न। अफगानिस्तान देश का नाम चेंज करके क्या हुआ है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का नाम चेंज करके क्या किया गया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहमदनगर ज़िला, अहमदनगर ज़िला का नाम हुआ है अहिल्याबाई होलकर नगर, अहमदनगर ज़िला का नाम हुआ है अहिल्याबाई होलकर नगर। उसके बाद में आपका है शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम हुआ है कुवेम्पू हवाई अड्डा, प्रस्तावित अभी पारित नहीं हुआ, प्रस्तावित अभी ये। औरंगाबाद शहर का नाम क्या हुआ है, ये छत्रपति संभाजी नगर हुआ है, औरंगाबाद का नाम क्या हुआ है, तो छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। उसके बाद में आपका उस्मानाबाद, ये दोनों शहर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उस्मानाबाद शहर, ये इसका नाम हुआ है धाराशिव, धाराशिव। आप उसके बाद में रायबरेली हॉकी स्टेडियम, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या गया है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। उसके बाद में चर्च गेट रेलवे स्टेशन, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन अभी प्रस्तावित है, मतलब चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रखा जाएगा, अभी पारित नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में राउरकेला हॉकी स्टेडियम, राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या किया जाएगा, हो गया है, तो इसका नाम हो गया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैरिस पार्क, ये कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। हैरिस पार्क का नाम हो गया लिटिल इंडिया यानी छोटा भारत, हैरिस पार्क का नाम क्या हो गया, लिटिल इंडिया। उसके बाद में इस्लाम नगर गाँव, ये मध्य प्रदेश में है, इस्लाम नगर गाँव, इसका नाम चेंज करके जगदीशपुर गांव रख दिया गया, जगदीशपुर गांव। मुगल गार्डन दिल्ली में है, मुगल गार्डन कहाँ है, दिल्ली में है, इसका नाम हो गया अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या किया गया है, अमृत उद्यान। उसके बाद में होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका नाम हो गया है डोनी पोलो, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये अरुणाचल प्रदेश में है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका नाम हो गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है चिपी हवाई अड्डा, यह है महाराष्ट्र में, चिपी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा, इसका नाम किया गया, चिपी हवाई अड्डे का नाम क्या किया गया, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। नेक्स्ट पॉइंट है दौलताबाद किला, दौलताबाद किला, ये महाराष्ट्र में है, इसका नाम हो गया है देवगिरी किला, देवगिरी किला कर दिया गया, दौलताबाद का नाम
देवगिरी किला किया गया। उसके बाद किबिधु सैन्य शिविर, किबिधु सैन्य शिविर इसका नाम क्या क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश। किबिधु सैन्य शिविर इसका नाम हुआ अरुणाचल प्रदेश में है किबिधु सैन्य शिविर। इसका नाम किया गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजपथ, राजपथ कहाँ है? दिल्ली में। इसका नाम किया गया कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ नाम चेंज करके कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम हुआ शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये प्रश्न बन सकता है किसी भी पेपर में कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, या किस हवाई अड्डे का नाम चेंज करके बनाया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड यह है इंग्लैंड में और ये किसके नाम पर चेंज हुआ है? तो ये सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड इसका नाम पड़ गया है, ठीक है, नाम रख दिया गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर, द्रास सेक्टर ये गन हिल के नाम रख दिया गया, गन हिल इसका नाम क्या गया? पॉइंट 5140 का नाम हो गया है गन हिल। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम हो गया गतिशक्ति विश्वविद्यालय, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय किया गया। उसके बाद केवड़िया रेलवे स्टेशन ये गुजरात में था, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम किया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। उसके बाद बिहार मखाना का नाम चेंज करके किया गया है मिथिला मखाना, बिहार मखाना का नाम चेंज करके क्या किया गया है? मिथिला मखाना। उसके बाद में आपका दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन, ये कहाँ था? इंदौर। कहाँ था? पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। उसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? तो ये क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है संसद टीवी, लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम क्या कर दिया गया? संसद टीवी। नेक्स्ट पॉइंट है मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना का नाम क्या कर दिया गया है? तो कर दिया गया पीएम पोषण स्कीम। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था लगभग हमारे हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद में ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और संस्था के बारे में। यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो ये थियो जेम्स है। उसके बाद में बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आदित्य राय कपूर हैं। आदित्य राय कपूर कौन है? तो ये बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु चुनी गई हैं, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये शाहरुख खान है। उसके बाद यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत कौन है? यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत कौन है? तो ये करीना कपूर खान है। उसके बाद सिंट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। सिंट्रोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है।
उसके बाद में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी है, संजना सांधी। उसके बाद में है लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा किसे चुना गया, तो आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किसको? आयुष्मान खुराना को लोकसभा चुनाव 2024 को चुनाव आयोग द्वारा चुना गया। और किसको चुना गया? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग ने चुना, तो किसको चुना? शीतल देवी को चुना। नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर, स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये नयन तारा है, नयन तारा है। एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर, एवरेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर,